हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। 66वीं बीपीएससी परीक्षा ऑनगोइंग है मेंस का। हमने जनरल हिंदी का पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट भी डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जनरल स्टडी पेपर सेकेंड डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर भी 300 नंबर के होते हैं, 3 घंटे का। ये 30 तारीख को हुआ है, 30 जुलाई को। इंस्ट्रक्शन में वही सेम, इसमें भी 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। पहले और दूसरे सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन देने पड़ेंगे जवाब, और प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर के होंगे, 38 मार्क्स के। और थर्ड सेक्शन से 2 सवाल पूछे जाएंगे और ईच होगा जो 36 मार्क्स के। ठीक है, पहला सेक्शन जो होगा वो इंडियन पॉलिटी का होगा। सेकेंड सेक्शन जो होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, मेनली इंडियन इकोनॉमी से ही होते हैं क्वेश्चन उसमें। और थर्ड वन इज़ सेक्शन थर्ड जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये पहले सेक्शन फर्स्ट देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट यानी ये होगा इंडियन पॉलिटी का। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक एन ओल्ड मैन इन ए फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ़ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डू नॉट लिसन हिम। इवैल्यूएट। बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। बिल्कुल हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो परिवार के उस बुजुर्ग के रूप में रहते हैं जिनके पास अधिकार तो बहुत होते हैं, इवन सारा अधिकार उन्हीं के पास होता है। फिर भी जब घर का कोई बच्चा शैतानी करता है या शैतान बच्चा कुछ बात नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ वो कुछ प्रभावी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसका मूल्यांकन करना है। भारत के राष्ट्रपति के समकक्ष ये सवाल दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है वो 38 मार्क्स का था। ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। बिल्कुल ये बात आपको भी पता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो भी केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा खिंचा हुआ होता है। कहने का मतलब है तो फेडरल, राज्यों का अपने पावर दिए गए हैं। आप जानते हैं शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में संघ सूची है, राज्य सूची हैं और समवर्ती सूची हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पावर जो है वो सेंट्रली ज़्यादा होती है, सेंटर की तरफ ज़्यादा होती है जी। तीसरा क्वेश्चन है द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज़ क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए जो भी क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनती है आप लिख सकते हैं, तो उसको स्पेशल रेफरेंस टू बिहार के मतलब मद्देनज़र ही लिखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाएगा। और 3 क्राइटेरिया, अगर बात डेवलपमेंट की होती है तो 3 क्राइटेरिया पे आप हर टॉपिक को रखिए। सोशली, सामाजिक क्या दृष्टिकोण है उसका, इकोनॉमिक, आर्थिक क्या है, और पॉलिटिकल, ठीक है, उसमें राजनीतिक क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि इसे जो राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए एक पॉलिटिकल, मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में आप यहाँ पर चूँकि यह क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है, तो आप जैसे यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स को वहाँ पर 2 राज्यसभा जो उच्च सदन होते हैं, ठीक है ना, अपने यहाँ उच्च सदन राज्यसभा है, तो वहाँ पर अमेरिका में 2 मेंबर हर राज्य से दिया गया है, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है। बिहार में कुछ और हैं, झारखंड में कुछ और हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे राज्यों का पिछड़ा होना बनता है जी। मतलब जहाँ से 1 या 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, तो वहाँ विकास की गति तो धीमी होगी ही। अगला सवाल है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्कस। भारत के संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, और देखिए वैसे भी आप 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं 68वीं जिस भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन उनका नहीं हुआ है फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पेपर देने जाने से पहले टारगेट बनाइए कि मुझे 3000 पेजेज 4000 पेजेज लिखना है।
ठीक है। तो ये सेक्शन फर्स्ट जो कि इंडियन पॉलिटी से था, उसमें से 4 क्वेश्चन थे, 4 में से आपको 3 करने थे, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस कम थे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के कंपेरिजन में। अब सेक्शन सेकंड की बात करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी से बेस्ड होंगे। इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019-20 इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट बिहार हैज़ रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ रेट दैन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन लास्ट 3 ईयर, 3 साल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़ा हो तो विच सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोग्रेस डिस्कस। देखिए जो पेपर दे चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पेपर देने वाले हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार के आते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये 38 नंबर आपको, चूँकि आपके पास डेटा होते तो डेफिनेटली यू गेन मोर नंबर देन अदर स्टूडेंट, ठीक है। बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है। आपको अलग अलग सेक्टर पता है, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, तो इसका आपको वर्णन करना है कि बिहार में जो भी ये विकास की दर बढ़ी है उसमें किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है जी, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन बिहार, क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दीज इनइक्विटीज़। बिहार में न्याय क्या है, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो मुझे लगता है कि हर एस्पायरेंट तैयार करके जाते होंगे जी, जो यूपीएससी के पेपर देते हैं या फिर स्टेट पीएससी के भी, तब भी। अकॉर्डिंग टू द UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी रिपोर्ट अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रीप इट्स बेनिफिट। देखिएगा यहाँ पर इंडिया और बिहार को भी दोनों के संदर्भ में लिखना है आपको। थ्रो लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय बिहार इन दिस रेस्पेक्ट। जनानकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। भारत विशेष रूप से बिहार को, है ना। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि पॉपुलेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैं शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो 0 से 14 साल के उम्र के जो लोग होते हैं वो आश्रित के कैटेगरी में आते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो कोई काम नहीं करते। और एक 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो भी अपने यहाँ, चूँकि 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो अपने यहाँ 60 साल से ऊपर के भी आश्रित डिपेंडेंट हो जाते हैं जी। तो काम करने वाले लोग 15 साल से लेकर के 59 साल के बीच में होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी देश की पॉपुलेशन 1 लाख है और उसमें 50,000 लोग जो हैं वो 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में आते हैं, और बाकी के 50,000 जो लोग हैं वो 0 से 15 साल के में हैं या फिर 60 से ऊपर के हैं। तो 50-50 हो गया। तो ये तो भैया उतना ही हो गया कि जितना कमाने वाले उतने खाने वाले। तो इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना इक्वल पे आ जाता है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इंडिया में अभी 62.5 चल रहा है, 62.5% चल रहा है, और ये 36 मतलब 2036 तक, 2036 तक ये 65% तक जा सकता है। यानी कि 65% हमारे यहाँ काम करने वाले होंगे और 35% आश्रित होंगे जी, डिपेंडेंट होंगे। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी अगले 15 साल तक इंडिया के पक्ष में है। ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही बिहार का पिक्चर है। बिहार में भी 59 समथिंग है, मतलब 60 आप कह सकते हैं। तो बिहार में भी कमाने वाले 60 हैं और डिपेंडेंट 40 हैं, और ये भी 2030-35 तक आंकड़े मुझे स्पष्ट नहीं है बिहार का, तो आप देख लेंगे। ये सब इकोनॉमिक सर्वे से ही पता चलते हैं जी। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा था, आप टेक्निकल आंसर इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड, व्हाट आर सेवन कमिटमेंट्स
ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा, एक्सप्लेन द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस गोल। वो 7 निश्चय करके एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाए थे, तो उसी के ऊपर ये सवाल है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, ठीक है। इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाएं। 7 निश्चय मैंने एक बार टेलीग्राम ग्रुप अपने पर मैंने शेयर किया था, अगर याद होगा तो मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा, जो 67वीं के लिए तैयार कर रहे हैं। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये हर 67वीं 68वीं हर साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 7 निश्चय, जब तक कि बिहार पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि उसको लिख करके एक बार ना दिमाग में बिठा ही लीजिएगा। जैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने याद कर रखा होगा, 15 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। चलिए सेक्शन 3 में पहुँचे गए हैं हम लोग। सेक्शन 3 यानी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा यहाँ पर। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कोविड-19 नेशन इन द वर्ल्ड। आप मुझे बताइए, याद हो तो, कि फर्स्ट कौन है। बिल्कुल सही, यूएसए टॉप पे था। एक्चुअली इंडिया 3rd पे था, लेकिन उसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके 2nd पे आ गया, ठीक है ना। ये कुछ बुरे रिकॉर्ड भी होते हैं। अ फास्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस अलॉन्ग विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम द डेडली वायरस, ठीक है ना। मतलब वैक्सीनेशन फास्ट होने चाहिए, साथ में आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क लगाइए। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय आवर नेशन इन काउंटरिंग कोविड-19 सिचुएशन कीपिंग इन व्यू द मेक इन इंडिया कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा होगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट सर्च ऑफ लाइफ on another planet has been one of the objectives of a scientist of several nations around the world. Discuss the development of India in space research towards this objective, particularly in the 21st century. अगर आपने साइंस एंड टेक के हिसाब से, अगर आपने इसरो का जो नया प्रोग्राम चला है जिसमें इनको साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में भेजना है, आपने वो पढ़ा होगा। रसिया से इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ट्रेनिंग एक्चुअली रसिया में ही चल रही थी इसके लिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख सकते थे और अच्छे नंबर इसमें आप उठा सकते थे 36 मार्क्स में। वर्तमान में विश्व के अनेकों राष्ट्र के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संभवतः आखिरी नहीं, एक और है, 12 क्वेश्चन है। India has argued its defense system through inclusion of a variety of arsenals under Make in India programs for its safety and security. Justify this statement on the basis of scientific developments in defense technology. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार हैज़ बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर्स which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical examples. विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में बिहार विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करें। तो ये 12 क्वेश्चन थे जी, और इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन दे दिए गए। 4 में से सिर्फ आपको 2 करने थे, जबकि ऊपर के 2 सेक्शन में पॉलिटी वाले में और
इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले में 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 करने थे, तो इसमें ऑप्शंस आपके पास कम थे। पॉलिटी में तो फिर भी पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा आसान तो नहीं कर सकते लेकिन टफ भी नहीं कर सकते। और अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ा हो तो इंडियन इकोनॉमी का भी जो पेपर आए हैं वो भी बेहतर पेपर कहे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले पेपर के एनालिसिस में। हमने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर सेकंड, जनरल हिंदी का पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगता है आप मुझे बताएं, मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। जितने भी ऑप्शनल पेपर आते हैं मैं उनको एक बार रीड ज़रूर करूंगा आपके सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए स्टडी निकेतन के साथ। हम जल्द ही 67वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ मतलब क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि डेली न्यूज़पेपर मिलेंगे आपको, 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो फ़ोटो वगैरह मैं शेयर करता हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।